आज के एफबी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये न्याय स्थापना अभियान है। आप सब जानते हैं कि न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है। न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। न्याय को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। सही जानकारी का ना होना अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या है। लोग उचित और पर्याप्त जानकारी के अभाव में अधिकांशतः गलत निर्णय लेते रहते हैं और गलत तरीके से जिंदगी जीते रहते हैं। अनावश्यक समस्याएं और संकट और कष्ट भोगते हैं। उन सबका मौलिक समाधान बातों की सही जानकारी का होना। अगर जानकारी सही हो और पर्याप्त हो तो जिंदगी की अधिकांश समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती। लोग जब पहिए का आविष्कार नहीं कर पाए थे तो लोग सोचते थे कि सब पैदल चलना ही एकमात्र हल है कहीं जाने आने के लिए। तो लोग पैदल अधिकांश चलते थे और पैदल चलते चलते पूरा जीवन अनेक प्रकार के कष्टों, कठिनाइयों, परेशानियों और संकटों में घिर जाता था। अब जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं, ये तो पहिए को गोल करके एक धुरी से जोड़ करके उसको एक वाहन का रूप दिया जा सकता है, उसमें कोई खींचने वाला कोई भी एक इंजन लगा दिया जाए तो वो चलता रहेगा। आपको भी और आपके तमाम प्रकार की चीजों को भी ढोता रहेगा। हल कहां निकला? आपकी समझ में, आपकी जानकारी में, आपके बोध में जो अंतर आया तो उसने आपको कष्टों से छुड़ा लिया, जीवन को सरल बना दिया। जो काम 10 घंटे में होता था वो काम 10 मिनट में होने लगा। जितनी दूरी आप 10 दिन में तय करते थे उतनी दूरी अब आप 1 घंटे में भी तय कर लेते हैं। पूरा जीवन चल के जहां नहीं पहुंच सकते थे वहां भी बड़ी आसानी से कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। तो जैसे जैसे आपने पहिए का आविष्कार किया, आपकी बैलगाड़ी बन गई, आपको भी ढोया, आपके सामान को भी ढोया। फिर धीरे धीरे और आगे विकास बढ़ा, साइकिलें बन गई, मोटरसाइकिलें बन गई, स्कूटरें बन गई, कारें बन गई, बसें बन गई, फिर ट्रेनें बन गई और अब तो प्लेन चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं। बात स्पष्ट है कि जितनी जानकारी का दायरा आपका बढ़ता गया, ज्ञान विज्ञान जितना आगे बढ़ता गया, उतना ज्यादा आप सरल जीवन की ओर बढ़ते चले गए। कठिनाई कहां है? आपकी जानकारी में, आपके ज्ञान में।
समस्या कहाँ है? आपके मन में जानकारी का अभाव। यदि मन में आपको सही जानकारियां उपलब्ध हों तो ये दिक्कत नहीं होगी। आज सोशल मीडिया और कमर्शियल मीडिया, सरकारी मीडिया, तमाम माध्यमों से आपको जानकारियां मिल रही हैं। पुस्तकों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टेलीविजन कार्यक्रम के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, उस समाज में बढ़ती हुई जानकारी से भरे हुए तमाम आसपास फैले हुए लोगों के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की जानकारियां सरलतापूर्वक बढ़ रही हैं। आसानी से इलाज कर पा रहे हैं, आसानी से जिंदगी जी पा रहे हैं, आसानी से अपना स्वास्थ्य की देखभाल कर पा रहे हैं। आपकी औसत आयु बढ़ने लगी और सुख का साधन बढ़ने लगा। आपके कष्टप्रद कर्मों में अपने आप कमी आने लगी। पहले वो कष्टप्रद कर्म बहुत ज्यादा थे, अब उनकी संख्या कम हो गई। छोटी छोटी मोटरों ने अनेक प्रकार के उपकरण यंत्र चला दिए। आप सरलता की ओर चले गए, सुखदता की ओर चले गए। कम समय में अधिक काम करने के कारण आपका जीवन जो 10 साल के बराबर था, अब उस 10 साल में आप 100 साल का जीवन जीने लगे हैं। लगभग 10 गुना बढ़ गया। ये जीवन हजारों गुना उतनी ही अवधि में बढ़ सकता है। अवधि उतनी ही रहेगी, लेकिन जिंदगी आप अधिक जी लेंगे। जैसे कि किसी को कश्मीर जाना हो तो अगर जानकारियां कम है, ज्ञान विज्ञान पिछड़ा हुआ है, तो आप मान लीजिए कि बहुत मेहनत करके और 1 महीने में कश्मीर पहुंचे। आज एक ही दिन में पहुंच जाते हैं, बल्कि और कुछ घंटों में भी पहुंच सकते हैं, साधनों के माध्यम से, कारों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से। तो आपका जो काम 30 दिन में होना था, वो काम आपका आधे 1 दिन और आधे दिन में ही हो सकता है। ऐसी दशा में आप जो कश्मीर को जीने की जो सिचुएशन थी, वो कितने कम समय में हो गई, तो आपका जीवन लंबा हो गया। अब आप उस प्रकार से जो बचे हुए समय उसमें जो लगने वाले थे, अब वो बच गए कुछ घंटे, तो अब उन घंटों का उपयोग आप दूसरे कामों में आसानी से कर पा रहे हैं। तो आप उसी समय में डबल ट्रिपल जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब आप 10 साल की जिंदगी को 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल तक भी पहुंचाने लग गए हैं। और इससे सिद्ध हुआ कि जैसे जैसे आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका जीवन कम समय में भी लंबा जीने का अवसर उत्पन्न कर रहा है। कम समय में आप अधिक दूर दूर तक जा सकते हैं, कम समय में अधिक खेती कर सकते हैं, कम समय में अधिक उत्पादन कर सकते हैं, कम समय में अधिक फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सब सिचुएशन कैसे हुई? जैसे जैसे आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ा, आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। आप कभी किसी के बहकावे में न आए और लगातार अध्ययनशील रहें, लगातार शिक्षा में जोर दें। 25 साल तक अनिवार्य रूप से विद्यार्थी जीवन स्वीकार करें। बचपन में ही विद्यारंभ संस्कार करा के 25 साल तक विद्यार्जन में लगे रहें। इससे आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, आपका जीवन सुंदर होगा और व्यापक होगा। जिनका ज्ञान विज्ञान कमजोर है, आप उनको देखेंगे तो वो लड़ाई अधिक कर रहे हैं। पहले युद्ध अधिक होते थे, जब से ज्ञान विज्ञान बढ़ गया है तो युद्ध कम होने लगे।
पहले हर देश लड़ता रहता था, आजकल मुश्किल से ही कोई यूक्रेन और रूस लड़ते हैं। जहां जहां गांव में अभी शिक्षा नहीं पहुंची वहां पे लड़ाई ज्यादा हो रही। जिन घरों में शिक्षा नहीं पहुंची वहां पति पत्नी में भी लड़ाई ज्यादा हो रही। जहां शिक्षा बढ़ गई है वहां पे कॉलोनियों में अब बहुत कम गुत्था हुए लोग, बहुत कम मारपीट करते हुए लोग दिखाई देते हैं। जिस संप्रदाय में शिक्षा बढ़ गई है उस संप्रदाय में लड़ाइयां कम हो गई, हमले कम हो गए, झगड़े कम हो गए, युद्ध कम हो गए, आक्रमण कम हो गए। ज्ञान विज्ञान जिनका बढ़ता चला जाता है वो विवाद से बचने लगते हैं, कष्ट से बचने लगते हैं, अधिक सुंदर जीवन, अधिक उन्नत जीवन, अधिक सुखी जीवन, अधिक सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जी पाते हैं केवल अपने ज्ञान विज्ञान के विकास से, जो शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा आपको प्राप्त होता है। शोध अनुसंधान से ज्ञान आपका विज्ञान विकसित होता है, शिक्षा प्रशिक्षण से आपका ज्ञान विकसित होता है। तो ये जो ज्ञान है, जो जानकारी है, ये सभी तक पहुंचनी चाहिए कि जिंदगी की तमाम जो उलझने हैं, आज जैसे शिक्षा की समस्या है, लोग बहुत सारे लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोगों को दूसरी तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही, आवासीय संकट है, बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही बुढ़ापे में, बहुत सारे लोगों को सही इलाज नहीं मिल रहा बीमार पड़ने पर, दुर्घटना में बहुत सारे लोगों को क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही। तो ये जो समस्या है ये जिंदगी को कठिन बना रही, दुखों से भर रही है। अब लोग सोचा करते हैं कि ये मनुष्य की गलती है, लोग उस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश ही हमको बनाता या बिगाड़ता है। आप अगर अच्छी व्यवस्था में रहते हैं तो आपका जीवन अच्छा बनता है, आपका आचार व्यवहार उन्नत हो जाता है। आप अगर खराब व्यवस्था में रहते हैं तो आपका जीवन बुरा हो जाता है, दुखों से भर जाता है, कष्टों से भर जाता है। अगर आपकी सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था उन्नत हो तो आपके व्यक्तित्व में समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं। जहां भी सामाजिक व्यवस्था पिछड़ी हुई है, राष्ट्रीय व्यवस्था पिछड़ी हुई है या दूषित है, तो वहां लोग अपने व्यक्तित्व को नहीं बचा पा रहे। तो ये समझने की जरूरत है कि तकलीफ वास्तव में कहां है। आज का प्रश्न इसी से संबंधित है। किसी ने पूछा है कि आजकल को शिक्षा एवं व्यवस्था की वजह से आज के युवा वर्ग को लगता है कि व्यक्ति को सुधारना है या व्यक्ति को सुधारना है, या फिर दान पुण्य करके लोगों की मदद करके उनको ऊंचा उठाना है। आज की इस युवा पीढ़ी की इस भटकी हुई मनोदशा का कारण क्या है और इनका उपचार क्या है, इलाज क्या है? वास्तव में समाज व्यवस्था जब सत्यानुकूल नहीं होती, न्याय संगत नहीं होती, तो मानव समाज एक न्याय की व्यवस्था चाहता है। न्याय की व्यवस्था को ही सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, इस बात को जानते हैं। और सामाजिकता क्या है? एक व्यवस्था है। उस सहजीवन व्यवस्था को समाज कहते हैं जिसमें
न्याय के सिद्धांत को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया। तो न्याय का समादर्श यदि सामने हो, उस पर आधारित ही सारी व्यवस्था बनाई गई हो, तो मानव जीवन अपने आप में स्वतः ही अच्छे व्यक्तित्व वाला रहता है। उसको किसी सुधार, संशोधन, उपद्रव की जरूरत नहीं पड़ती। स्वाभाविक विकास यात्रा से अपना उसका विकास स्वतः होता रहता है। उसको सुधार की जरूरत पड़ती है जब सांचा खराब हो, गंदे सांचे में उठल गया हो, उसकी नाक तिरछी हो गई, उसकी आंख तिरछी हो गई, उसका हाथ तिरछा हो गया, आड़ा टेढ़ा तिरछा जब सांचे में पला है तो उसकी मूर्ति वैसी हो गई। तो जिंदगी की जो मूर्ति है उसमें जो सुधार की जरूरत महसूस हो रही है आपको, उसका कारण आपका सांचा खराब है। लेकिन लोग उस व्यक्ति को दोषी मान करके और उसके सुधार के लिए ही लगातार बात करते रहते हैं, और जब तक उसे सुधारते हैं उस मूर्ति का टाइम खत्म हो जाता है। तो सुधरते सुधरते वो मर तो जाता है, लेकिन सुधार का ना उसको लाभ मिलता है ना उसके समाज को। सुधारना किसी को नहीं है, जो जितना विकसित हुआ है उसके आधार पर उसे सुव्यवस्थित करना है। किसी का सुधार और उद्धार एक नाटक है। उद्धार सब स्वतः होता है यदि व्यवस्था शुद्ध हो। शुद्ध व्यवस्था में सुधार स्वतः संपन्न हो जाता है। व्यवस्था न्यायशील हो तो उद्धार स्वतः लोगों का होता रहता है। करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। लोगों को जब आपकी व्यवस्था खराब होती है तो गलत लोग उच्च स्तरीय पदों पर चढ़ जाते हैं, खराब व्यवस्था का लाभ उठा के। फिर वे लोग नीचे वालों को प्रवचन करते रहते हैं कि तुम लोग गलत हो, इसलिए तुम दुख उठा रहे हो। वो आपको ही दोषी ठहरा देते हैं। आप गरीब हैं, वो कहेंगे आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। वो आपको दोषी ठहरा देते हैं, आपको समस्या का कारण बता देते हैं, ताकि आप किसी उन पर उंगली ना उठा दें कि आप वहां पहुंच गए, आपने व्यवस्था खराब कर रखी। तो अपने बचाव में वे लोग आपको ही दोषी ठहरा देते हैं, और आप जिंदगी भर अपने को दोषी मानते हुए और दूसरों और नीचे तबके को दोषी मानते हुए उनके उद्धार और सुधार में लगे रहते हैं। कहते हैं कि पढ़ो लिखो ऊंचे उठो, तब तुम्हारा जो है तुम अपना अधिकार प्राप्त कर पाओगे। ये तो ऐसा हो गया जैसे बच्चे को बोला जाए कि तुम बड़े हो जाओ ताकि तुम बड़ों से लड़कर अपना अधिकार प्राप्त कर सको। बचपने का तुमको दूध प्राप्ति का अधिकार है, तुमको दूध कोई नहीं पिला रहा मान लो, तो चुनौती दी जा रही है कि तुम बड़े हो जाओ, सबल बनो और अपने दूध का अधिकार। अरे जब बड़ा हो जाएगा तो दूध पिएगा नहीं, उसे जरूरत ही नहीं। कितनी स्पष्ट बात है। बच्चे को आज जरूरत है चॉकलेट की और दूध की और दूसरी चीजों की, तो आज उसकी ये समस्या के लिए वो क्या सुधार करे अपने में, बताएं। सुधर जाए तो फिर उसे दोषी ठहराने की क्या जरूरत है। बाबा अम्बेडकर समझाएंगे कि तुम शिक्षित हो जाओ, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, अपना अधिकार प्राप्त करो। नहीं, तुम शिक्षित बन के और लड़ने में बिजी हो जाओ ताकि तुम अपना अधिकार प्राप्त कर सको। कितने लोग शिक्षित हो जाओगे जब व्यवस्था ही खराब है। उनके प्रवचन के बाद भी आज भी सारा समाज मैक्सिमम
शिक्षित नहीं। 70% तो अनपढ़ है, तो सरकार भी मान रही। 30% जो पढ़े लिखे बताए जा रहे हैं उसमें से 1-1.5% ही पहुंचते हैं मास्टर डिग्री तक। तो कितना तुम शिक्षित हो जाओगे और कब शिक्षित होगे, कौन से युग में जाके तुम्हारा संघर्ष पूरा होगा। व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्था उनके हाथ में थी बाबा अम्बेडकर की, वो चाहते तो तुरंत वही कर देते। अब व्यक्तियों को सब कुछ मिल जाता, तो उन्होंने व्यवस्था पर नहीं बात किया, क्योंकि व्यवस्था तो उन्हीं के हाथ में थी, तो वो वही दोषी ठहर जाते कि तुम ही तो नहीं घूमने दे रहे, व्यवस्था तो तुम वहां बना रहे। तो अपने को पूज्य बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी कमजोरों पर डाल दो, पिछड़ों पर डाल दो, दलितों पर डाल दो कि तुम ही नहीं पढ़ के ऊपर उठ रहे हो। अब वो जिंदगी भर अपना संघर्ष करता रहे, दोषी मानता रहे कि यार वाकई सही बात है, पढ़ के उसी को तरक्की करना चाहिए। नहीं, मनुष्य जो है, सारे लोग सब बहुत जिम्मेदार हो जाएंगे, बहुत पढ़ लिखो, ऐसा कभी संभव नहीं। ये सब बाबा अम्बेडकर की तरह दारू छोड़ के और किताब पकड़ लेंगे, ऐसा संभव है? सारा दलित समाज सब ये नशा, पत्ती, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और गांजा, अफीम और शराब और महुआ सब छोड़ के और किताब लेके बैठ जाएगा। ये संभव है? क्या किसी युग में ऐसा संभव होगा? क्या कभी किसी युग में ऐसा संभव हुआ है पीछे? अभी क्या हो पा रहा है ऐसा? तो आगे कहां से हो जाएगा? क्या एक साथ सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे कभी? क्या एक समान किसी क्लास के सारे बच्चे सब 100% मार्क्स ले आएंगे हर क्लास में? क्या सभी लोग, वो कहते हैं शासन प्राप्त करो तब तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा, शासन प्राप्त कर लोगे तो शासन प्राप्त हो गया, मायावती के पास ही तो था शासन, तो तुम्हारे अधिकार क्यों नहीं मिल गए? जब तुम्हारी मुख्यमंत्री, तुम्हारा दलित एक राष्ट्रपति अभी भी है। तो जब दलित को राष्ट्रपति बना लिए, दलित को प्रधानमंत्री तक बना लो, मुख्यमंत्री बना लो, अब बने भी हैं, तो अधिकार क्यों नहीं प्राप्त हो गए? तो कहीं उनके प्रवचन में चालाकी तो नहीं है, ये समझने की जरूरत है। सब लोग आप शिक्षित हो जाएंगे एक साथ और सब लोग शासन में चले जाएंगे और शासन में अपना अधिकार अर्जित कर लेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है कि सभी लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, सभी लोग प्रधानमंत्री बन जाएं, सभी लोग राष्ट्रपति बन जाएं तो वो अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे, ऐसा संभव। क्योंकि एक जो बना उसी वर्ग को तो उसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो गई। मायावती का चकाचक है, रामविलास पासवान का चकाचक है, लालू यादव का चकाचक है, मुलायम यादव का चकाचक है, और भी जितने वहां पहुंच गया उनका सबका चकाचक है। इसका मतलब आपको भी चुनौती दे रहे हैं कि आप भी राष्ट्रपति बनो, आप भी प्रधानमंत्री बनो, तब आपका चकाचक होगा। तो कौन से युग में पहुंचेंगे ये सारे दलित समाज के लोग मुख्यमंत्री की पोस्ट तक या प्रधानमंत्री की पोस्ट तक? तो ये तो ऐसा ही हो गया कि अंधेरा लीचो। बीमार पड़ गए हो तो दवा मत खाओ, क्या करो? बीमारी से लड़ो, फाइट अगेंस्ट बीमारी, फाइट अगेंस्ट डिसीज। मतलब आप डिसीज से लड़ो, दवा मत करो, तो कभी ठीक होगी। हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी से लड़ो, उसका इलाज मत करो। तो ये निरर्थक बातें हैं। जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपने सबको एजुकेशन टुवाल क्यों नहीं कर दिया? जब आप इसी के लिए संघर्ष कर रहे थे कि ऊपर वाले दे नहीं रहे अधिकार, ऊपर वाले दे नहीं रहे अधिकार, तो तुम तो ऊपर चले गए, अब दे दो ना, तो क्यों नहीं दिया? समझना, इनके सबके प्रवचनों में राजनीति नहीं कूटनीति है।
फेदर डे में भी बाबा साहब, फेदर डे में भी मायावती जी, फेदर डे में भी लालू जी या मुलायम जी, अखिलेश जी, कोई भी जी हो। समस्या क्या है कि दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर डिप्लोमैट्स। प्रजा के साथ वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, प्रजा के साथ वो कूटनीति कर रहे हैं। तो कुटिल नीतियों के द्वारा, कपट नीतियों के द्वारा, छल नीतियों के द्वारा, झूठा आपको सम्मान देके, झूठा आपको बातें बना के और आपसे वोट ले लेते, खुद कानून मंत्री बन जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, खुद तरह तरह के मंत्री बन जाते हैं, लेकिन आपको जहां का तहां रखते हैं और आपकी समस्या के लिए व्यवस्था जिम्मेदार है, ये बात वो मानते ही नहीं। आज के हर पढ़े लिखे लड़के को यही वो लोग समझा देते हैं। अखबार लगातार उन्हीं के हैं, तो वो लोग आपको यही वाला जानकारी हमेशा बांटते हैं। सही वाली बात वो न छापते और न बांटते। टीवी पे सही बात का कभी भी कोई ना डिबेट होगा, ना उस पर समाचार आएगा, ना उस पर कोई फिल्में बनाई जाएंगी, ना आपको दिखाई जाएगी। दिखाएंगे भी तो वो व्यक्ति से लड़ने वाला ही दिखाएंगे कि एक शिवाजी आया है, वो सारे भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा है, उनका सब छीन करके और समाज में सड़क बना रहा है, ये कर रहा हो। वास्तविकता कुछ और है। सही वाले ढंग से सड़क क्यों नहीं बन रही? भ्रष्टाचार वाले ढंग से सड़क बनाओगे, भ्रष्टाचार काला धन का पैसा वापस लाके आप कहते हो देश को चमन करो, 15-15 लाख दो, नहीं, जो है उसको कर दो। जितना पैसा है उसी पर काम कर लो। जो चूहा उठा ले गया और गुड़ मिलों में कहीं उसने डाल दिया, उसको ढूंढ के लाओगे और उसको ला करके तब उसमें से खाना बनाओगे। चूहे की बिल में जो अनाज चूहा चुरा ले गया, उसको खींच कर लाओगे, ढूंढ कर लाओगे, फिर उससे रोटी बनवाओगे, तब लोगों को खाना दोगे। न्याय कहता है कि जो आपके भंडार में रखा है बोरे बोरे, उसका क्या है हिसाब? वो वहां क्यों स्टोर्ड है? राजकोष में जो 40 लाख करोड़ का बजट बन रहा है, अब सालाना बना रहे वैसे, वो 40 लाख करोड़ का बताओ क्या करने वाले? पीछे दूसरे वहां बता देते हैं कौआ कान ले गया, और उसके पीछे दौड़ो, और तुम भाग गए कौआ के पीछे कि वो कान लिए चला जा रहा है, और यहां तुम कान काटे जो रखे थे वो अपना उसके कान को तुमने अपने काम में लगा दिया। वो ढूंढ रहा है कान कौए के पीछे, तो सबको लगा दिया कि वो भ्रष्टाचार है इसलिए ऐसा है, वो नहीं। पूरे दलित समाज को ये बताया गया कि संविधान में बाबा साहब ने आपको सब कुछ दे दिया है। जो लोग पदों पे बैठे हैं वो लोग नहीं दे रहे हैं। संविधान में तो कहते हैं सब लिखा है, सब अधिकार प्राप्त है। वास्तविक बात यह है कि जो लोग ये बात कह रहे थे वही लोग जब उन पदों पे गए तो उन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब सच बात यह है कि जो संविधान में लिखा रहता है, अंदर जो भी नियम कानून बने हुए हैं वो इंप्लीमेंटेड ही रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि संविधान में जो कानून बना दिए गए हैं वो काम न कर रहे हैं, उसी के अनुसार ही बल्कि सारी चीजें चलती हैं। नहीं तो आप उन कानूनों के आधार पर चुनौती भी कोर्ट में दे सकते हैं, उसका उल्टा कोई करे। इसका मतलब ये हुआ
कि वो लोग तो अपराधी सिद्ध हो जाएंगे। फिर अब गैर कानूनी साबित तो करो, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोल के झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं? दरअसल अभी तक दुनिया के किसी भी संविधान में न्यायशील व्यवस्था दी ही नहीं गई। इसीलिए हमने 111 न्याय प्रस्ताव न्याय धर्मसभा के प्लेटफॉर्म से, जब ये सामाजिक संस्था के रूप में काम कर रही थी, तभी दिया कि इसको इंप्लीमेंट करो, इसको दुनिया के सभी संविधानों में, दुनिया के सभी राष्ट्रों के संविधानों में आप इसे शामिल करो। न्यायशील व्यवस्था को उसमें संविधान का हिस्सा बनाओ। तब क्या होगा? व्यवस्था न्यायशील हो जाएगी और सभी लोगों का जो जहां है, जैसी दशा में है, उस दशा में ही वो रोजगार कार्य करेंगे। समझिएगा, ऐसा नहीं कि वो पढ़ लिख के संघर्ष करेगा तब उसको रोजगार मिलेगा। नहीं, रोजगार की व्यवस्था इस तरह से दी जाती है कि जो अनपढ़ रह जाते हैं वो कृषि क्षेत्र में, जो पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, वो वाणिज्यिक क्षेत्र में, जो और अधिक पढ़ लिख जाते हैं और अधिक सुसंस्कारित हो जाते हैं, अधिक सभ्य हो जाते हैं, अधिक सद्गुणी हो जाते हैं, वो राजकीय क्षेत्र में, और जो पूरी तरह से सात्विक हो जाते हैं वो राजनीति के क्षेत्र में जाने चाहिए। 4 Qs होते हैं, PQ, IQ, EQ, SQ। शिक्षा में चारों का कोर्स लागू होना चाहिए। हमने दिया हुआ है सरकार को भी, और हमने अपने विद्यालयों में इसे लागू भी किया हुआ है। तो हम लोग जो संस्थागत विद्यालय संचालित कर रहे हैं उनमें ये 4 Q सिस्टम लागू है, चारों की शिक्षा चल रही है। तो इससे क्या होता है कि पूरे व्यक्तित्व का विकास 4 Qs, यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, 4 ही डायमेंशन होते हैं आपके, PQ, IQ, EQ, SQ। इनके हिसाब से जो व्यक्ति केवल PQ तक ही विकसित हुआ है, शारीरिक क्षमता वाला ही है, वो कृषि क्षेत्र का अधिकारी है। उससे जमीन मत छीनो, उसको 5 एकड़ प्रति परिवार की दर से जमीन दो हर किसान, उसकी बेरोजगारी खत्म हो गई। फिर जो IQ विकसित हो गया है, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, उसको व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक क्षेत्र का उसे लाइसेंस मिलना चाहिए, मौद्रिक पूंजी उसको रोजगार के रूप में मिलना चाहिए। पूंजी से वाणिज्य होता है। कमर्शियल फील्ड में जाने के लिए आपको केवल मॉनेटरी कैपिटल चाहिए, मौद्रिक पूंजी चाहिए। पूंजी ही उसका रिसोर्स है। पूंजी के द्वारा दुकान खुल जाती है, पूंजी के द्वारा उसे टैक्सी मिल जाएगी, पूंजी के द्वारा वो बस चला सकता है, पूंजी के द्वारा वो होटल खोल सकता है, पूंजी के द्वारा वो कोई फैक्ट्री खोल सकता है। वाणिज्यिक क्षेत्र में दुकान, उद्योग और व्यवसाय चलाने के लिए उसको केवल पूंजी की जरूरत है, उसको कृषि भूमि की जरूरत नहीं है। मानसिक आदमी खेती करने से बचता है, शारीरिक आदमी खेती करने में उसे मजा आता है, क्योंकि शरीर को अन्न की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अन्न क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, तो उसको वही आकर्षण है। जितने भी फिजिकल क्वोशंट वाले लोग हैं उनको 5-5 एकड़ जमीन दो, वो खुश। उल्टा है देश में, क्योंकि व्यवस्था गड़बड़ है। जिनको खेती नहीं करनी वो सब जमीन के मालिक। तो ये दोष व्यक्तियों का है या व्यवस्था का है? व्यवस्था का है, क्योंकि व्यवस्था ने कह रखा है कि जो PQ से ऊपर है वो सब जमीन खरीद, वो जमीन लिए बैठे हैं। खेती की जमीन को क्या करेंगे? नेताओं के पास है कृषि भूमि, सरकारी राजकीय पदों पर है, कलेक्टर हैं, SP हैं, उनके पास भी तमाम जमीनें हैं, दुकानें भी हैं वाणिज्यिक क्षेत्र की, और सरकारी भी पदवी होल्ड की, सरकारी वेतन भी ले रहे। फिर कहो चुनाव में लड़ जाए। माने सारे संसाधन एक के पास रखने की व्यवस्था बना दी गई। अब इससे हानि क्या हुई है? हानि यह हुई है कि संसाधन केंद्रीकृत हो गए। अब संसाधनों को विकेंद्रीकृत करने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था जो संसाधनों का विकेंद्रीकरण करे।
पीक्यू को कृषि भूमि, आईक्यू को वाणिज्यिक पूंजी, राजकीय कर्मचारियों को वेतन, नेतृत्व कर्मियों को माने राजनेताओं को भत्ते। तो ये कृषि भूमि, वाणिज्यिक पूंजी, राजकीय वेतन और नेतृत्व भत्ता, ये 4 रोजगार के साधन हैं। और पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। इनको सुधारने और उद्धारने की जरूरत नहीं होती। जो जहां है, जैसा है, उसको टेस्ट लो और उसके अनुसार उसको रोजगार दे दो, उसकी योग्यता के मुताबिक। भाई कम पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको प्रिंसिपल बनाने की बात थोड़ी ना व्यवस्था करती है। यहाँ ऐसी व्यवस्था करती है कि जो जितना पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, विकसित है, उसको उसके मुताबिक पोस्टिंग कर दो। ये बोलने की क्या जरूरत है कि तुम अपना उद्धार करो और महान बनो, तब तुम अपना अधिकार खुद प्राप्त करो। अरे अपने व्यक्तिगत रूप से कैसे कोई अधिकार प्राप्त कर लेगा? ये तो सामाजिक विषय है। तो सामाजिक रूप से दे दो ना। सामाजिक रूप से अपने पार्टियां बना रखी हैं, तो समाज की छोटी छोटी यूनिटें हैं, तो पार्टी के माध्यम से ये कर दो ना। पार्टियों का ही तो शासन है। तो किसका उद्धार की बात कर रहे हो? किसको संघर्ष की बात करो? अभी देखो कांग्रेस ने नारा दिया था, वो लड़की है, लड़ सकती है। अब तू लड़की है, लड़ सकती है, लड़कियों को लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो वो कहां लड़ने जाएंगे के लिए जब आप लोग इतनी बड़ी पार्टी बनाए हैं, नहीं लड़ रहे हैं। सत्ता आपके ही हाथ में है, सरकारें आपके हाथ में है, कई स्टेट में आज भी उनकी गवर्नमेंट है, तो वहां लड़कियों को लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? और लड़की अगर उठ के लड़ने लग जाए तो उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं, उसको आतंकी बताते हैं। प्रेरित करेंगे तुम लड़ो, और जब तुम लड़ने पर आ जाते हो तो तुमको उठा के जेल में डाल देते हैं, अपराधी बताते हैं। व्यक्ति कैसे लड़ सकता है भाई? वो कितना इतने बड़े व्यवस्था तंत्र से अकेले लड़ जाएगा? और हड्डी नहीं तोड़ देगी पुलिस उसकी। वो तो बेभाव का मारने की व्यवस्था भी बना रखी, रोज कुटाई कर रही पुलिस। तो आप अपराधी सिद्ध होंगे, आप फंस जाएंगे, परेशान होंगे, तकलीफें उठाएंगे, ये सब कितनी दिक्कत होगी। वो आपको बहकाते रहते हैं। कम्युनिस्ट कहेगा आतंकी बन जाओ, ये पार्टियां और उन्हीं का शासन है, और वो आतंकी बना रहे। शासन तुम्हारा है, तुम कर क्यों नहीं देते? अब किससे लड़वा रहे हो? खुद करते नहीं, ना उनको शिक्षा देंगे, ना उनको रोजगार ऐसा देंगे व्यवस्थित ढंग से। न्यायोचित क्या है कि जो जैसी सामर्थ्य का है वैसा उसको उसकी क्षमता अनुसार उसको एम्प्लॉयमेंट दे दो। पीक्यू वाला है तो कृषि दे दो, आईक्यू वाला है वाणिज्यिक पूंजी दे दो, इमोशनल कोशेंट वाला है तो सेवा भावी होगा, उसको जनता की सेवा में, सेवा कार्य में, लोक सेवा आयोग से भर्ती करो, उसको समान वेतन दे दो, राजकीय पदों पे ले जाओ। और जो नेतृत्व कर सकता है, जिसका ज्ञान नेत्र खुल गया है, वो एसक्यू है, विवेक को एसक्यू कहते हैं। तो जो विवेकशील लोग हैं उनका टेस्ट लो, उनका एसक्यू प्रमाणित हो जाए तो उनको राजनैतिक नेतृत्व का पद दे दो, और उसके लिए भत्ते की व्यवस्था कर दो कि हर महीने कम से कम 50,000 रुपए उसके खाते में चले जाए, पूरा महीने का खर्चा जितने में चल जाए, औसत मध्यम दर्जे की आय उसको सुलभ हो जाए। हर एक नेता के खाते में उतना पैसा डाल दो, वो चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, नेतृत्व करता रहेगा, क्योंकि चुनाव हारेगा तब भी तो घर तो चलाना ही पड़ेगा ना उसको, तो भत्ता उसको मिलते रहना चाहिए। चुनाव जीते तब भी, हारे तब भी, चुनाव जीत हार का कोई मतलब नहीं, नेता तो नेता ही रहेगा, नेतृत्व तो करता ही रहता है, तो उसको भत्ता। ये 4 क्षमताएं हैं मनुष्य की, पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, और 4 ही कर्म, कृषि, वाणिज्य, राजनीतिक। चारों को एक एक उसकी पात्रता जांचो, उसको दे दो, लड़ाई खत्म। कोई प्रेरित करने की जरूरत नहीं कि तुम लड़ जाओ,
लड़ने से होता भी नहीं। इसीलिए हमने कहा तुम इस बात की सिर्फ व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त कर लो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं व्यक्तियों को लड़ने के लिए तैयार करो, लड़ा के क्या करोगे, निरर्थक बात, और बल्कि समाज में अफरा तफरी मचाओगे। अभी देखो दिल्ली में कल क्या हुआ, दंगा हो गया है ना। अब वो कोई जुलूस निकल रहा था दूसरा किसी संप्रदाय का, और कोई दूसरा संप्रदाय जो है वो उसके ऊपर अटैक कर दिया। एक संप्रदाय का निकल रहा, दूसरा आक्रमण कर रहा, अब अरेस्ट हो रहे हैं। लड़ने के लिए प्रेरित करोगे तो लड़ेंगे, उनको पता ही नहीं है कि तो व्यवस्था संबंधी दोष है, आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तुम हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ रहे हो भाई, सिख ईसाई क्यों लड़ रहे हो, और ईसाई भी लड़ रहे हैं। अभी तो देखो रूस और यूक्रेन कौन है, वो तो ईसाई है दोनों, तो अब वो क्यों लड़ रहे हैं। जब तुम दोनों ही ईसाई हो तो क्यों लड़ रहे हो। तो ये आप समझ सकते हो कि समस्या कुछ और है, वो लोग आपको उलझाए किसी और बात में है। और जब आप इसको समझ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है। वास्तविक बात यह है कि न्यायशील व्यवस्था की आपको जरूरत है, और इस जरूरत की पूर्ति जानकारी से होगी कि आप न्यायशील व्यवस्था को जाने, समझे और जिए। राजनैतिक रूप से भी जिए और सामाजिक रूप से भी जिए। राजनीति में नहीं है, आप समाज में रहते हैं तो सामाजिक रूप से जीना प्रारंभ कर दें उस व्यवस्था को। हम लोग अपने विद्यालय में समान वेतन का सिद्धांत लागू किए हुए, निर्विवाद। सामाजिक रूप से आप न्याय को स्वीकार करो ना, तो समाज में मान लो अपना न्याय समाज का हमने गठन कर दिया है, जिसको जो परेशानी है अपना न्यायशील व्यवस्था अपनाओ, न्यायशील कृषि करो, न्यायशील वाणिज्य करो, न्यायशील राजकीय कर्म करो, न्यायशील नेतृत्व करो। तो हमने न्यायशील पार्टी भी बना दी, अब न्यायशील नेतृत्व भी कर सकोगे। न्यायशील राजकीय पदों पर भी लोगों को कहते हैं कि आप राजकीय पदों पर जाते हैं, तो जो लोग भी न्याय समाज के सदस्य हैं वो राजकीय पदों पर तैयारी करके ईक्यू अपना विकसित करें, वहां जाएं। और अगर ईक्यू विकसित नहीं है तो वहां न जाएं। तो ये तो सामाजिक तल से भी हो सकता है। जिसका एसक्यू विकसित है उसको कहते हैं तुम नेता बनो, जिसका ईक्यू विकसित है कहते हैं सरकारी पदों पे जाओ, राजकीय कर्म करो, जनता की सेवा करो। और जो लोग आईक्यू वाले उनको कहते हैं तुम केवल वाणिज्य में जाओ, जिनका पीक्यू है तो उनको कहते हैं तुम खेती करो, चलो कृषि कर्म करो। ऊपर जाओगे वाणिज्य में तो सारे पूंजी डूब जाएगी, तुम्हारी दुकान बैठ जाएगी। क्यों? उसके लिए आईक्यू की योग्यता चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल नहीं है वो वाणिज्य में फेल हो जाएगा, लेकिन कृषि में सफल हो जाएगा। तो जो जिस योग्यता का है उसको वहां नियुक्त करो, उसको वो संसाधन दो, वो रोजगार दो, सब चीजें अपने आप से व्यवस्थित हो जाएंगी। इस बात को बखूबी समझा जा सकता है। न्याय के प्रचार का यही उद्देश्य है। लोगों को अखबार ने मिसगाइड कर रखा, वो कहता है व्यक्तियों को सुधारना है, सुधारना नहीं है, व्यवस्थित करना है। और क्यूज में से किसी न किसी क्यू में होगा, उसको सुधारने उधारने कहां जरूरत है, जैसा भी अभी है ज्यों का त्यों उसको पीक्यू वाले को कृषि क्षेत्र में लगा दो। अब कहोगे पहले तुम अपना उद्धार करो, नेता बनो, एसक्यू तक जाओ। अरे तो एसक्यू तक अब पता चला 100 जन्म लग गए तो 100 जन्म तक भूखों मरे, अभी रोजगार न दोगे उसको, पागलपन है ना। तो उन लोगों ने आप सबको पागल बनाया, या आप सब लोग भी राजनीति में घुस के बाकी को पागल बना रहे हो। आप लोग भी वही बदमाशी करने लग जाते हो जब आगे पहुंच जाते हो, वही झूठी बातें करने लगते हो अपने नीचे वालों से। तो ये जो एक दूसरे को धोखा देने, झूठ बोलते, इसको राजनीति नहीं कहते, इसको कूटनीति कहते हैं। कूटनीति हमेशा दुष्टों के विरुद्ध प्रशस्त है, सामान्य जनों के विरुद्ध नहीं। क्या आप अपनी प्रजा के विरुद्ध ही कूटनीति कर रहे हो? जो आक्रामक हैं, जो दूसरों के हिताधिकारों पर आक्रमण करते हैं,
कूटनीति से राष्ट्रीय शत्रुओं को पकड़ा जाता है, जनता को नहीं मुर्गा बनाया जाता। तो वो लोग जनता के साथ ही कूटनीति खेलने लगे। अब पूरी दुनिया के नेता वास्तव में कूटनेता है, राजनेता नहीं। तो इसलिए वो धोखा दिए चले जा रहे हैं प्रजा को लगातार। इसे समझने की जरूरत है कि कहां मिस्टेक हो रही है। जब हम लोग इन बातों को समझने लग जाएंगे तो इस समस्या से छूट जाएंगे। अगर जानकारी नहीं है प्रॉपर तो ऐसे भुगतते रहें। तो न्यायशील राजनीति और न्यायशील समाज नीति, ये दोनों की जानकारी इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग लगातार देते रहते हैं। आप चाहे राष्ट्र के नागरिक हैं तो राजनीति में न्यायशील व्यवस्था को समझें, और अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो सामाजिक व्यवस्था को समझने। दोनों में बात एक ही। इन दोनों व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। समाज छोटा सा यूनिट रहता है, जितने उसके सदस्य बन गए। अगर एक परिवार से बड़ा कोई समूह है तो उसे समाज कहते हैं। पति पत्नी से अधिक लोग अगर उसमें बढ़ गए तो वो समाज बन जाता है। परिवार माने होता है पति पत्नी, लेकिन उसमें कई लोग और घुस जाए तो वो समाज हो जाएगा। तो अगर 2 से अधिक लोगों का कोई समूह हो तो उसको समाज कहते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन जैसे ही होता है तो सामाजिक हो जाता है। तो 1, 2 और 2 से अधिक बहुवचन। तो जैसे ही बहुवचन में आते हो तो समाज हो जाते हो। दलित वर्ग में तो बहुजन समाज पार्टी बना रखा है इसकी। इसका मतलब सामाजिक तल पर भी इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जितने लोग हैं वो सामाजिक तल पर इस संकल्प के साथ कि हम न्यायपूर्वक व्यवस्था अपनाएंगे और न्यायशील व्यवस्था पर आधारित समाज बनाकर जिएंगे। तो उसमें आप न्यायशील स्कूल खोल लो, न्यायशील उद्यम लगा लो, न्यायशील बस्ती बसा लो, न्यायशील अस्पताल खोल लो, आपका सुरक्षित हो गया। ये सब हम धीरे धीरे बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि समाज में कोई खून खराबा, लड़ाई, दंगा, उपद्रव करने की जरूरत नहीं रह जाती। न्यायशील व्यवस्था आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं सामाजिक रूप से भी। तो जितने लोग भी न्यायप्रिय हैं उनको सबको हम आमंत्रित करते हैं कि न्याय समाज की सदस्यता ग्रहण करें और ग्रहण करके एक न्याय समाज का पूरी तरह से स्वरूप पृथ्वी पर फैलाएं। और इसको हमने न्याय समाज का गठन कर दिया है। सैकड़ों सदस्य हैं उसके। आप सब भी उसके सदस्य लगातार बनते रह सकते हैं। और न्याय समाज का एक न्याय नगर भी हम बसाने जा रहे हैं। तो उसमें आप उस नगर के आप नागरिक भी बन सकते हैं। उस नगर के नागरिक बनकर के न्यायशील समाज को जी सकते हैं। न्यायशील स्कूलिंग लगा लें, उसमें न्यायशील अस्पताल लगा लें, न्यायशील उद्यम लगा लें, न्यायशील बस्ती बसा लें। बस गया नगर। दूसरा कोई कहां आपको बाधा दे रहा है? आपको ही यदि न्याय की जानकारी नहीं है तो आप खुद ही ठोकर खाते रहते हो। तो न्याय की सही जानकारी प्राप्त करो और एक दूसरे को न्याय की जानकारी दो। यही इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो हम लोग ये जो फेसबुक लाइव चलाते हैं, इसका उद्देश्य आप सब तक न्याय की जानकारी पहुंचाना ही है। बस जानकारी ही क्रांति, न्याय समाज के गठन हो जाएगा। हो चुका है, बढ़ता रहेगा। बढ़ते बढ़ते ये न्याय समाज की सदस्यता 1-1, 2-2 अगर रोज बढ़ती रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर न्याय समाज फैल चुका होगा और सब न्याय को स्वीकार कर चुके होंगे। और जो न्याय को स्वीकार नहीं करे होंगे तो वो दूसरे न्याय समाज के बाहर जो दुनिया है उसमें रह सकेंगे। जब वहां वो लुट पिट जाएंगे तो उनके साथ अन्याय होगा तो आगे न्याय समाज ज्वाइन कर लेंगे। उनको शिक्षा न्यायपूर्वक मिलेगी, रोजगार न्यायपूर्वक मिलेगा, उद्यम लगा देंगे। न्यायशील स्कूल, न्यायशील उद्यम, न्यायशील बस्ती और न्यायशील हॉस्पिटल, 4 चीजें 4 सामाजिक संस्था के द्वारा ये चला दो। और चारों चीजें चलाने का आपको संवैधानिक अधिकार है।
सामाजिक रूप से भी हो जाएगा। तो हम लोग राजनीतिक रूप से पार्टी बना के प्रचार प्रसार कर रहे हैं न्याय का, और सामाजिक कार्यक्रम चला के भी न्याय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों, अनपढ़ों को पूरी शिक्षा दी जा सकती है न्यायशील विद्यालय के द्वारा। न्यायशील सामाजिक विद्यालय आप बनाइए, सबको शिक्षा मिल जाएगी। न्यायशील उद्यम लगाइए सामाजिक, सबको रोजगार मिल जाएगा। जितने भी गरीब हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उनको सबको रोजगार। आप सामाजिक उद्यम चलाइए और उसके द्वारा उसमें सबको रोजगार अप्लाई कीजिए। फिर सामाजिक बस्ती बसाइए, उसमें सबको आवासीय सुविधा दीजिए। फिर सामाजिक अस्पताल बनाइए, फिर उसमें सबको इलाज की सुविधा दे दीजिए। ये सब संभव है, हम लोग ये कर भी रहे हैं, और पिछले काफी समय से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे अब तो इसको अंजाम तक पहुंचा चुके हैं हम लोग। तो सभी जगह पूरे देश के लोगों से हमारी अपील है कि भी लोग न्याय प्रिय बने, पहले न्याय के जानकार बने। जब जानेंगे तभी तो मानेंगे, किसी चीज को जाने बिना मान नहीं सकते। तो इसका जगह जगह प्रचार करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें इस कार्यक्रम को। ये कार्यक्रम हम निरंतर संचालित करते रहेंगे, फेसबुक लाइव पे लगातार चलता रहेगा। आप सभी लोग इसे दूर दूर तक, करोड़ों अरबों लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये कार्यक्रम पूरी दुनिया में देखा, पढ़ा, सुना जाने लगेगा। तो इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, लोग न्यायप्रिय बनेंगे। न्याय को जानने के बाद न्याय को मानना सहज हो जाता है। जिसको जानते हो उसी को आप प्यार कर सकते हो, जिसको नहीं जानते उससे आपको कोई प्यार नहीं होता। जाने बिनु होए प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। और हो भी तो कैसी होगी, जाने ज्ञान के बिना, जानकारी के बिना आपका प्रेम यदि जागे भी तो कैसा होगा, जीवी खगेश जल की चिकनाई। जल की चिकनाई के समान उड़ जाएगा। प्रीति बिना नहीं भक्ति सुहाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं कि ये जो जल की चिकनाई है कितनी होती है। तेल की चिकनाई देखी होगी आप, और जल की चिकनाई कैसी होती है। थोड़ा ऐसे करो तो थोड़ी देर में सूख भी जाता, उड़ जाता। अब तेल को पकड़े रहो तो सूखता नहीं, पता नहीं कब तक चिकना रहे। तो जल की चिकनाई के समान उड़ जाएगी अगर जानकारी नहीं है। तो ज्ञान के बिना प्रेम नहीं जागता। तो न्याय को जानोगे तभी न्याय को मान पाओगे, उसको इज्जत दे पाओगे, उसको प्यार कर पाओगे, श्रद्धा कर पाओगे उसको। तो ये कार्यक्रम न्याय की जानकारी देने के लिए ही संचालित है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर जितना बढ़ाएंगे उतना आप रूस और यूक्रेन और हिंदू और मुस्लिम और हिंदू अब वैष्णव और शैव के बीच का जो संघर्ष है ये सब समाप्त होगा। रामवादी और कृष्णवादी, कबीरवादी और नानकवादी के बीच में जो संघर्ष चलेगा वो इसी से रुकेगा। जाति जाति का संघर्ष, संप्रदाय संप्रदाय का संघर्ष, वर्ग वर्ग का संघर्ष, रंग रंग का संघर्ष, लिंग लिंग का संघर्ष, ये जितना भी लैंगिक संघर्ष, रंग का संघर्ष, जाति का संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष, राष्ट्रीय संघर्ष, ये जो कुछ भी संघर्ष हो रहा है वो सब न्याय की जानकारी का ना होना है। दो पक्षों के बीच में जो भी संघर्ष हो रहा है, किन्हीं भी दो पक्षों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है वो न्यायशील उनके बीच में निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए वो संघर्ष चल रहा है अपने अपने हितों की रक्षा के लिए। अगर न्याय के द्वारा हित सुरक्षित रहते हैं निष्पक्ष रूप से तो दोनों पक्ष लड़ने की जरूरत नहीं समझते। तो जहां कहीं भी युद्ध है, जहां कहीं भी संघर्ष है, उसका कारण क्या हुआ? न्याय का ना होना। न्याय होते ही ये संघर्ष रुक जाते हैं। तो जितने भी लड़ाई हुई, कल भी देखो लड़ाई इधर कहीं सुनाई दे रहा तो कहीं उधर सुनाई दे रहा, तो कहीं ना कहीं देश देश के संघर्ष चल रहे हैं।
चीन तैयारी कर रहा है किसी दूसरे को कब्जाने के लिए, रूस तैयारी कर रहा है किसी दूसरे को कब्जाने के लिए, अमेरिका तैयारी कर रहा है अरे तो जस्टिस कहाँ है? अगर जस्टिस होगा तो ये जो ताकतवर है वो दूसरे कमजोर को जो कब्जाने की, उसके संसाधन लूटने की जो चेष्टा करता है, वो न्याय ना होने की वजह से, अगर न्यायशील व्यवस्था हो तो ये आक्रमण रुक जाएंगे, संघर्ष मिट जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएंगे, परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं रहेगी, विनाश के खतरे टल जाएंगे, महामारी के जो जीवाणु बना के छोड़ रहे हैं विषाणु वायरस, वो सब जो है रुक जाएंगे और आप समस्या से बच जाएंगे। तो न्याय का प्रचार कीजिए, न्याय के भक्त बनिए। जब न्याय को जानेंगे तभी न्याय की भक्ति कर पाएंगे। जिसको जानोगे उसी को मानोगे। तो इसलिए जानने का प्रोग्राम है, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इसे शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें। आप पाएंगे कि न्याय लोगों को इस पूरी दुनिया में जो भी मानवीय जो जीव है, जिसके अंदर भी मानसिक क्षमता है, उसको सबको न्याय की प्यास है, चाह है, जरूरत है। सिर्फ जानकारी पहुंचे तब तो, जितनों तक पहुंची है, जितनों तक पहुंचेगी और वो समझ जाएंगे जिस दिन, सुनते सुनते उस दिन उसके भक्त हो जाएंगे। न्याय है ही इतना प्रिय। न्याय की व्यवस्था आने पर इसे कोई भी मानवीय जीव इनकार नहीं कर सकता। सब अपने हितों की रक्षा चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि उसके साथ अन्याय हो। सब चाहते हैं कि न्याय हो, विषम व्यवहार ना किया जाए, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सबको रोजगार का अधिकार मिले, सबको आवासीय सुविधा का अधिकार मिले, सबको संरक्षण का अधिकार मिले, चिकित्सा सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं सबको मिले। ये कौन नहीं चाहता? तो इसे जानो, मानो और जीना प्रारंभ करो। न्याय प्रिवेल करेगा, न्याय दिखने लगेगा, स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग न्याय का प्रचार प्रसार अपनी अपनी चारों तरफ सीमा के भीतर करते रहें। जहां भी आपकी जितनी क्षमता है, जितने रिसोर्सेस हैं, उस आधार पर न्याय का प्रचार करें और इसको भी शेयर करते रहें। सही जानकारी होगी तो यंगिस्तान को जो गलत जानकारी दे रही है मीडिया चारों तरफ से, आपकी मीडिया कमर्शियल है तो कभी सही जानकारी आपको नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को देख करके कर रही है। तो जहां उसको प्रॉफिट है वो वाला काम करती है। तो ये मीडिया का जो काम है ये कमर्शियल फील्ड का नहीं है, इसलिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। राजकीय क्षेत्र और राजकीय क्षेत्र से भी ऊपर नेतृत्व के क्षेत्र में सम्मिलित करना पड़ेगा इसको, मीडिया को। तब इसमें विवेकशील लोग नियुक्त होंगे, तब वो कमर्शियल आधार पे नहीं बल्कि सही गलत के आधार पे मीडिया में खबरें प्रकाशित करेंगे, सूचनाएं प्रकाशित करेंगे। तब सही डिबेट्स होंगी, तब सही निष्कर्षित बातें रखी जाएंगी, अभी नहीं रखी जा रही। तो मीडिया आपको जो जानकारी देता है वो ब्लफिंग है पूरी। तो इसलिए ये सोशल मीडिया का माध्यम बना करके, ये भी कमर्शियल लोग चला रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया के नाम से चला रहे हैं, तो थोड़ा सा कम से कम इसके माध्यम से आप फ्रीली रख पा रहे हैं। तो हम भी इसलिए कर पा रहे हैं, नहीं तो कमर्शियल मीडिया होती थी इतनी देर के लिए वो कहेगा लाखों रुपए जमा करो, और सोशल मीडिया होगा तो सामाजिक है, तो समाज की कोई भी बात रखो आप, कहां तक ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग चीजों को सभी जगह रख रहे हैं, समाज के सभी सदस्यों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे आप लोग भी पहुंचाने में सभी लोग तल्लीनता बरतें और इसे अधिक से अधिक हर बार हर संडे को शेयर किया करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ऑनलाइन होकर देखा करें, तो इससे आप न्याय को ज्यादा से ज्यादा फैला पाएंगे, दूर दूर तक पहुंचा पाएंगे। और पूरी पृथ्वी, पूरी ग्लोबल न्याय चाहिए, पूरी पृथ्वी पर पहुंचाने की जरूरत है। तो आप सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद। और अगले सप्ताह हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। आज का समय हो गया है पूरा, तो अगले हफ्ते तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं।